नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो अपने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो 22-23 सालों का कार्यकाल चला रहे हैं, उनमें उनका जो पिछला 8-10 साल है वो बिहार के विकास को एवं बिहार के आर्थिक स्थिति को धरातल में पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। जिसमें उनका सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना या योजना कह लीजिए, जो शराबबंदी है, जिसकी अपार सफलता के बाद नीतीश कुमार जी ने एक नया काम करवाया है, वो है जातिगत जनगणना। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जिसके ऊपर 500 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। और इससे सिर्फ मिलेगा क्या? इससे सिर्फ बिहार के जो जनसंख्या है लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों की, उनकी जाति और धर्म की पता सरकार को लग जाएगी कि इतने लोगों में किस जाति के लोग और किस धर्म के लोग रहते हैं। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है इसके पक्ष में कि जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इससे जो समाज पिछड़ गई है, जो जाति और जिस धर्म के लोग पिछड़ गए हैं, उनको सरकार आर्थिक सहायता देगी कि वो उनकी उन्नति और तरक्की हो सके। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को और ऐसी व्यवस्था को कि किसी गरीब व्यक्ति का सहायता करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए उससे उसका जाति और धर्म पूछा जाए। अरे जब गरीबों को सहायता करना है, गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ना है, तो उसमें उसकी जाति और धर्म की क्या ज़रूरत है? क्या हम बिना जाति और धर्म पूछे उसका मदद नहीं कर सकते? उनकी गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है? और ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, ऐसे ऐसे बेशर्म पत्रकार एवं ऐसे ऐसे बेशर्म नेता और बुद्धिजीवी जो इनको इस उदाहरण के साथ जातिगत जनगणना को जायज़ ठहराने में लगे हुए हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना जरूरी है, इससे लोगों की जाति का पता लगेगा, धर्म का पता लगेगा, जिससे उनके लिए योजना बनाई जाए, जिससे उनका कल्याण हो। तो अब कल्याण करने के लिए जाति और धर्म की जरूरत है। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वह जाति और धर्म की राजनीति करती है? यानी जाति और धर्म की गिनती आप करवा रहे हैं और राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आज बिहार का भाग्य है, बिहार के लोगों का यह दुर्भाग्य है कि जहां इस बात की लेखा जोखा होना चाहिए कि बिहार में वो कौन सी साधन अपनाया जाए, कौन सी तरीका अपनाया जाए जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, बिहार के लोगों का पलायन रुक सके, वो अपने घर पे रह के, अपने बीवी बच्चों के साथ रह के अपनी रोजगार चला सके, अपनी जीविका चला सके। इस बात की जानकारी सरकार को करनी चाहिए थी, इस बात की डाटा तैयार करवाना चाहिए था कि किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में किस चीज़ का कारखाना या उद्योग लगाया जाए जिससे वहाँ के लोगों के और वहाँ की जलवायु, वहाँ के मिट्टी, वहाँ किसानों का, वहाँ के मजदूरों का कल्याण हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इन सब विषयों को छोड़ के बिहार में सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च इस बात के लिए कर रही है कि हमें जाति और धर्म पता करना है लोगों का। इससे और ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? दोस्तों, आज बिहार बदनाम है, पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में मजदूरों के लिए। आज बिहार को एक तरह से मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है। किसी भी प्रदेश में अगर मजदूर ना मिलता है तो वहाँ के मालिक बस से लेके बिहार में आती है मजदूर लेने। तो क्या बिहारियों का सिर्फ यही एक अभिमान रह गया कि हम मजदूर हैं, हम पूरे देश में जाके मजदूरी करते हैं और यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आती है?
कि वो जाति और धर्म पूछने के लिए 500 रुपये खर्च कर रही है। दोस्तों, जिस बिहार की स्थिति आज़ादी से पहले से अच्छी थी, जिस बिहार में आज़ादी से पहले से ही कल कारखाने थे, उस बिहार की आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इसकी आकलन करने की ज़रूरत थी यहाँ के नेताओं और यहाँ के सत्ताधारी पार्टियों एवं सरकारों की। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, इसके उलट अपनी राजनीतिक जीवन बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बिहार को फिर उसी 1990 वाली अंधकार में धकेल रही हैं, जहां जातिवाद, जातियों की एक और जातिवाद की नशा था। क्या इस जातिगत जनगणना के बाद क्या एक जातिवादी उन्माद नहीं फैलेगी बिहार में जिस दिन इसका परिणाम आएगा? क्या फिर से ये बिहार उसी 90 वाली बिहार में तब्दील नहीं हो जाएगी जिस समय जातिवादी उन्माद में ये बिहार बर्बाद हो गया, जिस वजह से बिहार बर्बाद हो गया, यहाँ के कल कारखाने उद्योग बंद हो गए इस जातिवादी उन्माद के कारण? क्या सरकार फिर से उसी दौर में नहीं लेके जा रही है बिहार को? जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हम 1990 के जंगल राज से आज बिहार को यहाँ लाए हैं, क्या वो मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी तुच्छ सी राजनीतिक हित के लिए फिर यहाँ से बिहार को उसी 1990 वाली जंगल राज में लेके जाना चाहता है, जहाँ जातियों का बोलबाला होगा, जहाँ एक जातिवाद का उन्माद होगा, ऊंच नीच का एक खाई बनेगी? आपको क्या लगता है, बिहार को लोग क्या लगता है कि क्या इस जातिगत जनगणना से बिहार के लोगों को फायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार के किसी भी लोगों का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बिहार के राजनीतिक दलों एवं उनके चाटुकारों को फायदा है। बिहार में जो राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय दल है, जिनकी पूरी राजनीतिक जीवन जाति और धर्म के ऊपर चला है, और ये लोग गाली देते हैं दूसरे पार्टियों को कि वो जाति और धर्म की राजनीति करती है। सबसे बड़ा जाति और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में वो क्षेत्रीय दल लोगों ने किया, जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दल का भविष्य टिका हुआ इस जाति और धर्म की राजनीति पे, उसका उदय ही जातिवाद से हुआ। और वह दूसरों को कहते हैं कि वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। आप सोचिए, समझिए कि जिस बिहार में आज़ादी से पहले 33 चीनी मिलें थी, कॉटन मिल थी, पेपर मिल थी, 1990 से पहले कई बहुत बड़े बड़े कारखाने थे इस बिहार में, आज उन कारखानों के साथ क्या हुआ? क्या किसी सरकार के पास इसकी जानकारी है? किसी आम आदमी के पास इसकी जानकारी है? नहीं है। तो ज़रूरत क्या था? बिहार में पहला आवश्यकता बिहार के लोगों के लिए क्या है? जाति और धर्म पता करना या रोजगार के साधन पता करना? बिहार के लोगों का कल्याण किससे हो सकता है? जाति और धर्म पता करने से या रोजगार के साधन को पता करने से, रोजगार के अवसर को बढ़ाने से? आज उन चीनी मिलों में से कितनी मिलें चल रही हैं, कितनी बंद हो गई, कितनी मिलें जंगल में तब्दील हो गई, खंडर में तब्दील हो गई? सरकार ने क्या किया उनके लिए? अभी मैं कुछ सीरीज अपने इस चैनल पे बिहार में जो आज़ादी से पहले की औद्योगिक कारखाने थे उनके ऊपर भी करूँगा और आपको उसकी सच्चाई बताऊँगा कि वो औद्योगिक कारखाने बंद होने में बिहार सरकार, बिहार की नेता और उस उद्योग में काम करने वाले उन जातिवादी उन्मादी भीड़ों का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन जातिवादी छोटपई के नेता, जो क्षेत्रीय नेता होते थे, अपनी जाति के दम पे, सिर्फ समाज के दम पे नहीं, सिर्फ अपनी जाति के दम पे वो राजनीति में आए हैं। अगर कोई समाज उसको आज भी वोट देता है तो डर के वजह से देता है, उस जाति के डर के वजह से, जिस जाति से वो आते हैं वो नेता, कि अगर हम इसको वोट नहीं देंगे तो कल हो के हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और जहाँ इस जाति का
एक जातिवादी उन्माद है, वहाँ हमको रहने लायक नहीं रखा जाएगा। बिहार के लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी का झांसा और माया जाल में बिहार के युवाओं को भरमाया जा रहा है। क्या संभव है कि बिहार के 14 से 15 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया जाए? ये कभी भी संभव नहीं होगा। और चाहे नौकरी की सीटें बढ़े या ना बढ़े, जनसंख्या जरूर बढ़ेगी। तो इस इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने का क्या माध्यम है? सिर्फ और सिर्फ उद्योग। चाहे उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, सरकार को जिस प्रदेश में इन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, वो सरकार आज जाति और धर्म पे ध्यान दे रही है। उनके लिए प्रमुख मुद्दा जाति और धर्म बना हुआ है। और कहते हैं कि मैं जाति और धर्म पता करके लोगों के लिए योजना बनाऊंगा। तो फिर जातिवाद और जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है? आप कर रहे हैं ना। फिर आप मानते क्यों नहीं कि हमारा वजूद जाति और धर्म की राजनीति से है? अगर जाति और धर्म की राजनीति नहीं हुआ तो हमारा वजूद मिट जाएगा। और शायद इसी बात का डर आज बिहार के उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को लग रहा है। इसलिए आज इस बिहार को फिर उसी जातीय उन्माद में फंसाने की चाल चली है बिहार सरकार ने। और देखिएगा इसका रिजल्ट आने के बाद यही सब होगा कि बिहार में फिर एक नए तरीके से जातिवादी उन्माद फैलेगा। फिर इस बिहार में कोई ये नहीं पूछेगा कि नौकरी क्या होता है। आज जो पटना में शिक्षकों को दौरा दौरा के पीटा जा रहा है, वो किस लिए पीटा जा रहा है? वो इसीलिए पीटा जा रहा है क्या सरकार के पास जो वो बरबोलेपन में बोल देते हैं कि हम इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, आज उसी का नतीजा है कि आज छात्रों को पीटा जा रहा है। अगर यहाँ के नेता, यहाँ की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल अगर साफ साफ ये कहे कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उद्योग भी है, उसमें भी आप नौकरी कीजिए, हम उद्योग लगाएंगे आपके लिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन लोगों को बिहार से लेकर आज पूरे देश में उद्योगपतियों के खिलाफ भड़काया जाता है। चलती हुई उद्योग में क्षेत्र की राजनीति करने वाले जातिवादी उन्मादी नेता है, वो उन उद्योगों में धरना प्रदर्शन करवा के बंद करवा देते हैं। ये बिहार की सच्चाई है। और बिहार सरकार कितनी बेशर्मी के साथ आज जाति और धर्म पूछने के लिए इतने पैसे खर्च कर रही है। वो सिर्फ इसलिए कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का वर्चस्व होगा वो अपना कैंडिडेट उस जाति से खड़ा करेंगे, इसीलिए ना। और फिर उसकी कैंडिडेट जीत जाएगा, उनकी सरकार बनी रहेगी, उनकी कुर्सी बनी रहेगी। इससे ज़्यादा इस जाति आधारित जनगणना का क्या मायने हैं? कुछ नहीं। और जो भी आपको ये समझा रहा है कि इससे पिछड़ी जातियों को, जो जिस धर्म के लोग पिछड़े रह गए हैं, जो विकास नहीं कर पाए, जिनकी आर्थिक विकास नहीं हो पाई, हम उनके लिए योजना बनाएंगे, ये सरासर झूठ है। इस तरह का योजना बनाने के लिए किसी भी जाति और धर्म पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गरीबों का मदद करना है तो आप उससे जाति और धर्म नहीं पूछेंगे, आप उनका मदद करेंगे अगर आपके अंदर खोट नहीं होगा तो। और जैसे ही आप जाति और धर्म पूछते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर खोट है। आप अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं उस गरीबी के नाम पे, उस मजदूरी के नाम पे, उस दलित के नाम पे, उस पिछड़ों के नाम पे। आप सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं बिहार की जनता से भी अपील करता हूं कि आप इस बात को समझिए, ये बिहार को फिर से उसी जातिवादी उन्माद में धकेलने की एक मजबूत सरकारी कोशिश है, जिसको अगर बिहार के लोग नहीं समझे तो फिर ये बिहार उसी दिशा दशा में चली जाएगी जिस दिशा दशा में थी 1990 1985 के बाद।
और आप चिल्लाते रहिएगा कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। दोस्तों, सभी को सरकारी नौकरी संभव नहीं है, यह सच्चाई है, इसको मानिए। अगर कभी भी गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी तो उद्योग के सहारे ही होगी। और जब तक बिहार की जनता और बिहार की राजनीति करने वाले लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक बिहार की दिशा और दशा नहीं बदलने वाली है। हमें इन जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखाना ही होगा। हमें इनकी औकात बताना होगा कि आपकी औकात जाति और धर्म के आगे ऊपर कुछ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर जाति और धर्म की राजनीति बिहार के लोग करना छोड़ दें, वोट देते समय सिर्फ अपनी विकास को ध्यान में रखें, अपनी शिक्षा को ध्यान में रखें, अपनी रोजगार को ध्यान में रखें और उसके हिसाब पे वोट दे और उस पार्टी को चुने, तो 10 से 15-20 सालों में बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जब तक हम इस जातिवादी राजनीतिक दलों के चुंगल में फंसे रहेंगे, तब तक इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। आप विचार कीजिए कि उसी दलित, उसी अति पिछड़ा, उसी अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम पे आज ये गरीब परिवार से आए हुए नेता अरबपति खरबपति है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं, उसने कभी नौकरी नहीं किया, वो भी आज 5-5, 6-6 करोड़ के मालिक बने बैठे हुए हैं और अभी पूरी जीवन बाकी है उसका। यानी होश संभालने से पहले ही वो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ के मालिक बने बैठे हुए। कैसे? वो पैसे किसके नाम का है? वो आप ही के अति पिछड़े, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, महादलित, इन्हीं लोगों के नाम के हक के पैसे उनके पास है, जो आज वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना रखे हैं। और आपको कभी आपको बनिया से लड़वाते हैं, कभी आपको भूमिहार से लड़वाते हैं, कभी आपको ब्राह्मण से लड़वाते हैं और बीच में मजे वो लेते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको जो भी राजनीतिक दल कहती है कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आप उनके राजनीतिक पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उस पर झांक के देखिए और देखिए कि उनके उस राजनीतिक पार्टी में कितने पिछड़े हैं, कितने स्वर्ण हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी राजनीति किस दिशा में है, वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, स्वर्ण, ओबीसी के नाम पे लड़वा रही हैं और मजे वो ले रहे हैं। क्या कोई स्वर्ण जाति से आने वाला मंत्री या नेता दलितों के लिए काम नहीं कर सकता है और नहीं किया इस देश में? क्या कोई दलित समाज के नेता स्वर्णों के लिए काम नहीं किया है और नहीं कर सकता है? तो फिर ये दलित और स्वर्ण, आप उसके खिलाफ हो जाए, वो आपके खिलाफ हैं, इससे आपको क्या मिला? उन राजनीतिक दलों को तो बहुत कुछ मिला, वो भिखारी से आज राजा बन गए हैं। लेकिन आपको क्या मिला? आप जिस हाल में 1990 में थे उसी हाल में आज भी हैं और आज भी आपके दिमाग में यही भरा जा रहा है कि दलित विरोधी फलाना है, फलाना जाति दलित विरोधी है, फलाना समाज दलित विरोधी है। और आप उनके बातों में आ जाते हैं, उनके ट्रैप में फंसते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे पक्ष में है। लेकिन नहीं, आप उनको देखिए, उनका एक एक राज्यसभा के मेंबर, एक एक लोकसभा का मेंबर, एक एक विधानसभा के परिषद सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, अधिकतर आपको स्वर्ण मिलेंगे, अधिकतर आपको ऊंची जाति से मिलेंगे। तो जब वो हमें तो लड़वा रहे हैं लेकिन वो खुद उनके साथ हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? इससे हमें क्या मिला? हम सिर्फ बदनाम हो रहे हैं। अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़िए, ये जातीय उन्माद को बंद कीजिए और हिंदू सिर्फ हिंदू, इस बात को समझिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक बिहार की स्थिति नहीं बदलने वाली है। हमें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, वो भी इज्जत के साथ। जिस बिहार में उतनी पुराने
विश्वविद्यालय थे जहाँ पे लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। आज बिहार के लोगों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? क्या भी कभी आपने इस पर विचार किया? नहीं किया। और इसका सीधा एक छोटी सी कारण है, वो है बिहार में जो जातीय उन्माद फैला, जो जातिवाद की राजनीति फैली, जिसका फायदा इस राज्य के ऐसे ऐसे लोगों ने, ऐसे ऐसे नेताओं ने उठाया जिनकी औकात उस समय चवन्नी की नहीं थी, वो आज राजा बने हुए हैं। और आप जाति और धर्म में उलझ के रह गए। आपकी स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। आपके राज्य की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सारे जितने भी कारखाने थे, पुराने उद्योग थे, सब बंद होते चले गए और आपने कभी इसकी तरफ सोचा ही नहीं। और आप सोचे कि ठीक है, यहाँ बंद हो जाएगा तो हम दिल्ली जाकर कमाएंगे और गाली सुनेंगे, दिल्ली में जाके बम्बई चले जाएंगे, वहाँ गाली सुनेंगे, वहाँ मार खाएंगे। और अपने बिहार में क्या है, हम तो अपने ही जाति को वोट देंगे भाई। अरे अब जाति से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? तो बिहार के लोगों को फिर से बिहार सरकार के द्वारा उसी जातिवादी उन्माद में फंसाने की एक ट्रैप है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है बिहार के लोगों के लिए। और इससे आपको यह भी समझना चाहिए कि आप खुद देखिए कि आज उन जातिवादी और धर्म की राजनीति करने वाले पार्टियों की अस्तित्व जब खतरे में आने लगी है तो फिर वो अपने पुराने रास्ते पे चल दिए हैं। आप बयान सुनिए, वो खुद कह रहे हैं ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी। किस लिए मांग थी भाई? आपकी बहुत पुरानी मांग थी। किस लिए, किस काम के लिए आपकी पुरानी मांग थी? आपका बहुत लंबा शासन इस प्रदेश में रहा है। आप जरा अपने शासन उस समय के अपने शासन के समय में जाके झांक के देखिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि क्या स्थिति था उस समय। क्यों? जब देश के हर एक राज्य विकसित हो गया तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? आज मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं यहाँ तो कोई समुंदर नहीं है तो कौन उद्योग लगाएगा। तो उत्तर प्रदेश को देखिए, वो कौन सा हिंद महासागर के बगल में बसा हुआ है, वहाँ भी तो समुंदर नहीं है। फिर वो आज वो विकसित कैसे हो रहा है? आप सिर्फ 10 अभी उत्तर प्रदेश में सरकार जिनकी 2022-23 यानी कि 5-6 साल 7 साल होने जा रही है। आप 7 साल उत्तर प्रदेश का और 7 साल बिहार का कंपेयर करके देखिए। आपके पड़ोसी राज्य है ना, आप दोनों का कंपेयर करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि बिहार में राजनीति किस तरह से हो रही है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से हुई है। वहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है 7 सालों में और आपके यहाँ 7 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ है। सिर्फ 7 सालों का तुलना कीजिए, छोड़ दीजिए पीछे का, पता लगेगा आपको। क्या कोई एक राजनीतिक दल सिर्फ एक जाति या एक समाज को लेकर राज्य में या देश में काम कर सकती है? बाकी समाज का क्या दुश्मन है आपका, या बाकी जातियों का आपका दुश्मन है? नहीं, किसी राजनीतिक दल का कोई जाति दुश्मन नहीं है, बशर्ते वो राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाती है, आपको जातिवाद में उलझा देती है और खुद मलाई खाते हैं। तो ऐसे मलाइयों पे लगाम लगाइए, ये आपके हाथ में है। आप इस बात को समझिए। और इस जातिगत जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ चुनावों में किया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। इस बात को भी समझिए। और जिस दिन इसकी नतीजे आएंगे उस दिन देखिएगा बिहार में फिर से वही जातिवादी उन्माद फैलेगी, फिर वही ऊंची नीचे की राजनीति शुरू होगी। फिर सब आपस में लड़ेंगे, हमारा अधिकार, हमारा इतना होना चाहिए, हमारा इतना होना चाहिए, हमारी संख्या इतनी है तो हमको इतनी मिलनी चाहिए, हमारा इतना है तो हमको और जिसकी मान लीजिए सबसे कम होगी वो क्या, उसके साथ क्या होगा? ये बहुत ही बड़ी संकट बिहार के लिए है। ये जाति और धर्म की जो जनगणना हो रही है, ये बिहार को फिर से उसी अंधेरे में धकेलने की कोशिश है जिस अंधेरे से थोड़े बहुत बाहर आए हैं।
और ये बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार।